हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में जो हमारी बीपीएससी टीआरई के क्वेश्चंस थे पुराने सालों के, द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड वील बी ग्रेजुअली मूविंग फॉरवर्ड विद एक्सप्लेनेशंस फॉर द सेम। उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए वी विल ऑल्सो बी लुकिंग एट व्हाट आर द अदर ऑप्शंस, व्हाई आर द अदर ऑप्शंस इनकरेक्ट, दूसरे ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों हैं, करेक्ट वाला करेक्ट क्यों है, so on and so forth. So one thing that I would try to recommend you all here is, एक चीज की recommendation मैं आप लोग को यहाँ पे देना चाहती हूँ, that is कि अपनी पेन पेपर नोटबुक्स etc keep it with yourself and also make sure करना है सभी को कि जो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे तो घबराना नहीं है। उन नए कॉन्सेप्ट्स को एज समथिंग ऐसा सीख की तरह लेना है। हम उन नई चीज़ों को भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो ग्रामर का पोर्शन जो भी हम लोग ने क्लास में ऑलरेडी कवर करा हुआ है एटसेट्रा, उन सब चीज़ों को हम लोग आज यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मिडिल स्कूल टीचर वाले जो क्वेश्चंस थे बीपीएससी के पुराने पिछले साल के, ठीक है, पिछले सालों के, इनफैक्ट उन कुछ क्वेश्चंस की ये एक संकलन है, एक रचना है, वेयर वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड हम धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को थोड़े थोड़े टाइम के बाद डिस्कस करते रहेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, पढ़ के उसको समझिए अच्छे से एंड देन आंसर करने की कोशिश करिए एंड देन सुनिए कि जो मैं जवाब दे रही हूँ वो आपके जवाब के साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो हम ट्राई करेंगे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझने की, ट्राई करने की, ठीक है। एंड ये नहीं है कि कोर्स खत्म हो गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं तो हम जो है बाकी चीजें पढ़ाई करना बंद कर देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम जितना भी पोर्शन हमने साथ में कवर करा है आपकी ग्रामर के रिलेटेड एक्सेट्रा, उस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। we will be moving forward, we will be keeping दी थिंग्स इंटैक्ट। हम चीज़ों को याद करते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे। इवन मेक श्योर करिएगा कि जब आपका बीपीएससी का एग्जाम हो रहा हो उससे पहले एक दफ़ा आप जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली क्लास को जो है अच्छे से दोबारा देख लें, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट आप भूल गए हो या समझ ना हो तो आपका रिविजन के तरीके से ये क्लास दोबारा से इट कैन हेल्प यू गाइज इन दैट मैनर, ठीक है। तो बिना किसी देरी के, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट बिगिन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू दिस पैसेज। तो ध्यान से 5-7 मिनट लीजिए, ये पैसेज को पढ़िए। 5-7 मिनट के बाद मैं अगला पेज फॉरवर्ड करूंगी। कुछ चंक इस पैसेज का अगले पेज पे भी है, इतना सा अगले पेज पे भी है, तो ठीक है। 5-7 मिनट पहले इसको देंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, फिर पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, एंड देन उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आराम से, ठीक है, लेकिन इतना आराम से भी नहीं कि ज्यादा धीरे हो गए, ठीक है। सो ध्यान ध्यान से पढ़ना है, आराम से समझ के चलना है, तभी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। यू कैन स्टार्ट रीडिंग नाउ। मैं इधर ही हूं, आई एम सिटिंग हियर ओनली, राइट। 2 मिनट में मैं अगले पेज पे पैसेज शिफ्ट कर दूंगी, अगले पेज की तरफ, फिर आप लोग पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द राइटर राइट्स हिज लेटर इन पेंसिल, हिंदी, लॉन्ग हैड, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। किस तरीके से राइटर जो है अपने लेटर्स लिखता है, प्लीज ध्यान से पढ़िए। पैसेज को दोबारा इसलिए मैंने ओपन कर दिया है ताकि आप आंसर देख सके। पेंसिल के साथ, हिंदी में, लॉन्ग हैंड में, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। I don't just read letters between others, I exchange them too। मैं सिर्फ दूसरों के लिखे हुए लेटर्स को पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं आपस में एक्सचेंज भी करता हूँ। माइन रिटन आउट इन लॉन्ग हैंड, माइन रिटन आउट इन लॉन्ग हैंड, देर इज नो मेंशन ऑफ हिंदी, देर इज नो मेंशन ऑफ पेंसिल, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है पहले का वो है ऑप्शन सी, लॉन्ग हैंड। लॉन्ग हैंड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग हैंड का मतलब होता है जब आप पूरे प्रॉपर अच्छे तरीके से यू आर राइटिंग, जब आप व्हेन यू आर राइटिंग विदाउट एनी शॉर्ट फॉर्म्स,
जैसे मैं अभी लिख रही हूँ ये लॉन्ग हैंड ही कहलाएगा। मैंने इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करा है, जैसे नॉर्मल हैंड राइटिंग, नॉर्मल राइटिंग लिखते हैं, वो लॉन्ग हैंड कहलाती है। ठीक है, नॉर्मल राइटिंग लॉन्ग हैंड कहलाती है। तो राइटर अपने लेटर्स जो है नॉर्मल तरीके से लिखता था, उसको लॉन्ग हैंड बोला जाता है। तो इससे आप एक शब्द भी सीख गए नया, यू लर्न अ न्यू वर्ड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लेटर जो उसने लिखा था वॉज रिटन टू हिज व्हाट। पैसेज पे जाएंगे, ढूंढेंगे फर्स्ट लेटर के आसपास की चीज। फर्स्ट लेटर उसने किसको लिखा था? द फर्स्ट लेटर वॉज रिटन टू whom? I wrote my first letter to my parents. फर्स्ट लेटर हमने कीवर्ड उठा लिया अगर क्वेश्चन में से, तो ऑप्शन सी में पेरेंट्स दिया हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके हाँ रिटन जब वो लिखता है तो उसका लेटर डब्ल्यू जो वो लिखता है वो किसको रिजेंबल करता है? तो हम पैसेज में जाएंगे, ढूंढेंगे कि लेटर डब्ल्यू की बात कहाँ पे हुई हुई है ना। चलिए पैसेज में चलते हैं वापस से। डब्ल्यू लेटर किसकी तरह लिखता है वो ढूंढेंगे यहाँ पे, ढूंढेंगे यहाँ पे। Today the W of my signature is very much like my mother's and I think of her each time I sign. बहुत ही जो मेरा जो लेटर W जब मैं साइन करता हूँ, जब मैं लिखता हूँ, वो मेरी मदर की हैंड राइटिंग से रिजेंबल करता है, की तरह दिखता है। ठीक है, तो किसकी तरह दिखता है? लाइक माई मदर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the letters of his parents dash their lives to each other. Criticize यानी कि एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, डिस्क्राइब करते थे, डिस्क्रिप्शन होता था, laughed or more than one of the above or none of the above. The letter of his parents लेटर्स में डिस्क्रिप्शन होती थी। ठीक है, द लेटर्स ऑफ हिज पेरेंट्स डिस्क्राइब्स देयर लाइफ टू ईच अदर, एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में डिस्क्राइब करते थे, विवरण देते थे, बताते थे, एक्सप्लेन करते थे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर्स डिपिक्टेड डैश हिज पेरेंट्स लिव्ड इन। The house that they lived in, the world that they lived in, the city that they lived in, more than one of the above or none of the above. डिस्क्राइब्ड ऑल देयर वर्ल्ड। ठीक है, डिपिक्टेड द वर्ल्ड, उसके पेरेंट्स के जो लेटर्स होते थे, थ्रू इट ऑल आई लर्न मोर अबाउट माई सेल्फ, अबाउट देम एंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है, अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, सिटी एटसेट्रा की बात नहीं हुई है, पूरे वर्ल्ड यानी कि उनकी लाइफ किस तरीके से रिवॉल्व करती थी। सो ऑप्शन बी जो आपका वर्ल्ड है वही आंसर है। नेक्स्ट एक और पैसेज है, ये छोटा सा ही पैसेज है, देन आगे क्वेश्चंस है, एक बार इस पैसेज को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, गिविंग यू 5-7 मिनट्स अगेन, 5-7 मिनट अगेन दे रही हूँ इस पैसेज को अच्छे से पढ़ने के लिए।
पहला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, नेचुरल एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर ऑफ इन्फेंट्स, जो छोटे नए नवजात शिशु होते हैं उनका नेचुरल एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, एक्सप्लोर करने का जो नेचुरल तरीका होता है वो हर एक सोसाइटी में रिस्ट्रिक्टेड है, एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, एक डेंजरस चॉइस है, या इनसे एक से ज्यादा, या नन ऑफ द अबव। जो नेचुरल एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर है ऑफ नवजात शिशु, दैट इज इन्फेंट्स, वो क्या है? इसी वजह से आपको वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो आते होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अलग वर्ड यूज करा है, यहाँ पे उन्होंने हैज टू बी curtailed, उसको रोका जाना चाहिए, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें पहले का जवाब मिल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, नेचुरल एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर जो है बच्चों का, छोटे नवजात बच्चों का जो थोड़ा क्रॉल वॉल कर रहे होते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है इन एवरी सोसाइटी। सो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बहुत कम कॉम्प्लेक्स डेंजर्स होते हैं छोटे बच्चों के लिए हमारे प्रेजेंट डे सोसाइटी में। गांव जैसे प्रिमिटिव रूरल कल्चर्स में आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कम डेंजर्स होते हैं क्या, या मोर और वन ऑफ द अबव, एंड नन ऑफ द अबव। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, कि जब कोई बच्चा नवजात शिशु होता है उसके ज्यादातर कॉम्प्लेक्स जो डिफिकल्टीज या डेंजर्स आते हैं, हमारी आजकल की सोसाइटी में वो डेंजर फील करता है, या उसको गांव जैसी जगह में डेंजर आते हैं, या जहाँ पे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है वहां पे कम डेंजर्स हैं। कम डेंजर वाला चूज करना है, फ्यूअर एंड लेस कॉम्प्लेक्स पूछा है उन्होंने। सबसे कम डेंजरस चीज एक नवजात शिशु के लिए कहाँ पे होगी? बहुत कम डेंजरस, सबसे कम डेंजरस होगी अवे फ्रॉम ऑल दीज हसल बसल। देखें यहाँ पे, curtailed especially in conditions of civilization। सिविलाइजेशन की कंडीशन क्या है? जहां पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, स्टेयर्स एंड मेनी अदर कॉम्प्लेक्स डेंजर्स हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे रोके जा सकते हैं? ये रूरल प्रिमिटिव सर्कमस्टांसेस में ये कम डेंजर्स हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी, गैस एक्सेट्रा के उतना ज्यादा डेंजर गांव जैसी जगहों में नहीं है जितना शहरों में सिविलाइजेशन वाली चीजों में है। ठीक है, तो बच्चों को प्रिमिटिव रूरल कल्चर्स में कम खतरा है एज कंपेयर टू मॉडर्न डे सोसाइटी, एज कंपेयर टू द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेरेंट्स एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाते हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज बच्चे अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते, बच्चों को साइकोलॉजिकल गाइडेंस की जरूरत होती है, जिस एनवायरनमेंट में बच्चे रह रहे होते हैं वो नेचुरल नहीं होता। मोर देन वन और नन ऑफ द अबव। पैसेज एक बार पीछे करूंगी। पेरेंट्स को कहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी पड़ती है बच्चों को? वी आर फोर्स्ड टू ओवर प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन बिकॉज we live in an artificial environment। We live in an artificial environment। हम एक artificial environment में रहते हैं। ठीक है, जिसका environment natural नहीं होता है। natural है तभी तो artificial हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल एक्सप्लोरेटरी अर्ज, जो बच्चों के अंदर नेचुरली इधर उधर चीजों को, मतलब आपने देखा होगा छोटे बच्चे उठा के कुछ भी डाल लेते हैं, खिलौना मुंह में डाल लेते हैं, कुछ भी जो घर पे दिखता है, तो वो जो उनकी नेचुरल एक्सप्लोरेटरी अर्ज होती है छोटे बच्चों की, असेंशियली क्यों है? अपने आसपास के एनवायरनमेंट को जानने के लिए, मास्टर करने के लिए, सिविलाइजेशन की ट्रैपिंग से, कि झकझोर में या उसके ट्रैप में आने से बचने के लिए, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी के डेंजर्स को खत्म करने के लिए बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर इज, बच्चे नेचुरली एक्सप्लोर इस वजह से करते हैं क्योंकि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मास्टर करना चाहते हैं। ग्रास्प एंड मास्टर द एनवायरनमेंट। लास्ट क्वेश्चन, द ऑथर जो है वो कैसे साउंड कर रहे हैं? सपोर्टिव हैं पेरेंट्स के जो अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, क्रिटिकल हैं पेरेंट्स के जो अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, नॉन कॉमिटल हैं अबाउट पेरेंट्स, कोई अपना सुझाव ही नहीं दे रहे, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव।
क्या ऑथर साउंड कर रहा है? हाँ जी, ऑथर जो है मोर देन वन ऑफ द अबव साउंड कर रहा है। सपोर्टिव भी है क्योंकि हमें करना चाहिए एज पेरेंट्स, क्रिटिकल भी है क्योंकि उनको करना क्यों पड़ता है। ठीक है, सो मोर देन वन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगर आप पैसेज में देखोगे तो हमें ऑथर की टोन से पता चल रहा है कि करना पड़ता है। ठीक है, एज पेरेंट आपको बच्चों का ध्यान ओवर प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और नहीं भी करना चाहिए, बच्चों को छोड़ देना चाहिए वेयर देयर इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो दोनों चीजें कह रहा है, तो दो चीजें कह रहा है, तो एक ऑप्शन नहीं है, विच मीन्स मोर देन वन ऑफ दी अबव। अब आगे आने वाले 3 क्वेश्चंस के लिए ईडियम्स फ्रेजेस होंगे, यानी मुहावरे लोकोक्तियां होंगी। जैसे यहाँ पे एन ओल्ड हैंड दिया हुआ है, ये एक फ्रेज है। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? आने वाले 3 क्वेश्चंस में आपको फ्रेजेस के मीनिंग्स बताने हैं। एक ओल्ड हैंड का मतलब होता है वो इंसान जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो इंसान जो बुद्धू होता है, अनवाइज होता है। ओल्ड हैंड का मतलब होता है कोई इंसान किसी चीज में एक्सपर्ट, मोर देन वन, नन ऑफ दी अबव। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओल्ड हैंड होना मतलब एक्सपर्ट होना। आप किसी को कहोगे ना, जैसे कि ऋषिता is an old hand, या ऋषिता has an old hand in yoga। इसका मतलब है कि ऋषिता को एक्सपीरियंस है, ऋषिता एक्सपर्ट बन गई है योगा की अब। ठीक है, सो ओल्ड हैंड अगर आप किसी को बोल रहे हो, इसका मतलब कि वो इंसान एक्सपर्ट है। ऑप्शन सी। हार्ट एंड सोल, दिल और जान, ईगरली, हेजिटेटिंगली, डर डर के, शाय होके, वीक यानी कमजोर, मोर देन वन, और नन ऑफ द अबव। हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल किसी चीज में डालना मतलब ईगरली, बड़े उत्साह से वो काम अपनी चाह के साथ करना। यानी कि अगर आप किसी कोई नई स्किल सीख रहे हो, आप किचन का काम करना सीख रहे हो, यू आर लर्निंग न्यू डिशेस, आप नई रेसिपी सीख रहे हो, यू आर पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इन मेकिंग दैट वन डिश। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हार्ट एंड सोल डालना, मतलब बहुत ईगरली, बहुत उत्साह पूर्वक और बहुत ही विलिंगली काम करना। बेड ऑफ रोजेस, यूजुअली लाइफ को बोला जाता है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है? लाइफ इज वेरी इजी, लाइफ इज रेड रोजेस ऑन द बेड। लाइफ होती है मॉल अ स्मॉल पॉट ऑफ लैंड वेयर रोजेस आर ग्रोन, मोर और नन ऑफ द अबव। बेड ऑफ रोजेस आप जब किसी चीज को कहते हो, इसका मतलब होता है कि बहुत क्या? लाइफ इज नॉट अ वेरी लाइफ इज नॉट वेरी इजी। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत आसान हो। ठीक है, सो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी एक बहुत आसान नहीं है। ठीक है, जिंदगी बहुत आसान नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगले 2 सवालों के लिए करेक्ट वर्ड्स आपने चूज करने हैं। आई विल नॉट डैश दिस रूडनेस, ये क्लास में कवर करा हुआ है हमने। ठीक है, आई विल नॉट बेयर 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 हिज रूडनेस। आई विल नॉट बेयर दिस रूडनेस, मैं ये रूडनेस को नहीं झेलूंगा। ये इसका मतलब होता है झेलना। ठीक है, और ये बेयर होता है कोई चीज जो कवर्ड ना हो। जैसे राइट नाउ माई हैंड्स दे आर नॉट कवर्ड विद एनीथिंग। ये बेयर जो होती है, इट इज अ ड्रिंक। ठीक है, सो स्पेलिंग्स का खेल था यहाँ पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, इसमें भी स्पेलिंग देखने हैं। यहाँ हमें करेक्ट वर्ड चूज करना है। डैश द फादर गोज हिज डॉग फॉलोज, जहां पे भी, इसका मतलब है जहां पापा जाते हैं वहीं पे डॉग चला जाता है। वेयर?
जहां, ठीक है, यहाँ पे इस वेयर का मतलब है कहां, वेयर एवर का मतलब है जहां, ठीक है, अर्लियर यानी कि पहले, वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। जहां जहां पिताजी जाते हैं वहां वहां डॉगी उनको फॉलो करता है, तो वेर एवर द फादर गोज द डॉग फॉलोज। ये वेयर यूजुअली क्वेश्चन मार्क वाली चीजों में यूज होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं और इसका मतलब है कहाँ, जहां नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक को फिल करना है विद वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। द फर्नीचर इन द हाउस डैश हैव बिन रिप्लेस्ड, हैज बिन रिप्लेस्ड, had been replaced, more than one of the above, right, or none of the above. The right answer is option D, मोर देन वन ऑफ द अबव। लग रहा होगा कि ये तो कभी ऑप्शन आएगा ही नहीं, आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, द फर्नीचर इन द हाउस हैड बिन रिप्लेस्ड भी हो सकता है, रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है, और रिप्लेस कर दिया गया है। हैड भी आ सकता है, यहाँ पे हैज भी आ सकता है। जब आप हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो ये आपका प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। हमने करे हुए हैं सारे रूल्स। जब आप ये आप हैज के साथ लगा रहे हो तो हैज बिन रिप्लेस्ड होगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट में वो चीज खत्म हो गई है। परफेक्ट का मतलब हमने क्या करा था, वो चीज कंप्लीट हो गई। द फर्नीचर इन द हाउस हैज बिन रिप्लेस्ड कर दिया गया है, ठीक है। जब पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में हम हैज की थर्ड फॉर्म यानी कि हैज की पास्ट फॉर्म हैड लगती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड बिन रिप्लेस्ड हो गया था, ठीक है। तो ये दोनों आ सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन तो है ही नहीं, ये तो दो ऑप्शन है, हैज भी है, हैड भी है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है यहाँ पे, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन डी, दैट इज हैज भी आएगा और हैड भी आएगा, ठीक है। बोथ, दैट्स वाई मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, करेक्ट वर्ड ऑर्डर में यहाँ पे कौन सा सेंटेंस लगा हुआ है? With him are all his friends traveling, all his friends are traveling with him. Are all his friends with him traveling? More than one of the above or none of the above? ध्यान से पढ़ेंगे इसको। करेक्ट ऑर्डर में जब हम देखते हैं, करेक्ट वर्ड ऑर्डर हम यूजुअली इंग्लिश में कैसे कंसिडर करते हैं? हम इंग्लिश में सेंटेंस ऐसे बनाते हैं ना, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसके हिसाब से आप ट्रेन करने की कोशिश करिए। अच्छा, ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है तो ध्यान देना है कि कौन से में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, इसका राइट आंसर है नन ऑफ दी अबव। नन ऑफ दी अबव क्यों है? मान लेते हैं ऑप्शन जो ए हमारा सी है वो करेक्ट तो हो जाता, लेकिन इसमें वर्ब पहले नहीं आई, वर्ब एंड में आ गई, जबकि वर्ब यहाँ पे आनी थी, आर ऑल हिज फ्रेंड्स ट्रैवलिंग विद हिम, ठीक है। ये सही सेंटेंस बनता आर, क्योंकि हमारा ये इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव होता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब बाहर चली जाती है। आर ऑल हिज फ्रेंड्स, अब वर्ब आएगी, ठीक है, ट्रैवलिंग विद हिम क्वेश्चन मार्क, ये करेक्ट होता हमारा आंसर। इस विद हिम आर ऑल हिज फ्रेंड्स ट्रैवलिंग, नो, ऑल हिज फ्रेंड्स आर ट्रैवलिंग विद हिम, इसमें फुल स्टॉप आना था, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आना था। ये क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट दी है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो रही है तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा इसके पीछे। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है लेकिन ट्रैवलिंग इधर आना था रादर देन, क्योंकि ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा राइट सेंटेंस ऑर्डर होता है, तो ऑप्शन ई हमारा इज द करेक्ट आंसर, राइट, नन ऑफ द अबव। फिर अब ऑल्टरनेटिव भरना है, ही डज नॉट सफर फ्रॉम एनी डैश एलिमेंट एट ऑल।
he does not suffer from any chronic ailment at all, राइट वो किसी भी बहुत टाइम से चलने वाली बीमारी से नहीं जूझ रहा है। इसका मतलब होता है बीमारी, क्रॉनिक का मतलब होता है जो काफी पुरानी बीमारी चल रही हो, तो काफी समय से अगर कोई क्रॉनिक डिजीज होता है, क्रॉनिक का मतलब यही होता है कि वो काफी टाइम तक चलेगा। तो उन्होंने बोला कि वो किसी भी क्रॉनिक डिजीज से सफर नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ, ये वर्ड मीनिंग आ गए, फ्रेट का मतलब ढूंढना है हमें। फ्रेट का मतलब क्या होता है? सोचना, चिंता करना, कंफ्यूज होना, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, किसी चीज पे फ्रेट करना। इसीलिए वर्ड मीनिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? वर्ड मीनिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप लोग को लगे आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, यू कैन पॉज द वीडियो एज वेल, ठीक है? पॉज भी कर सकते हैं, फिर पढ़ सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, किसी चीज के बारे में फ्रेट करना, यानी कि उस चीज के बारे में चिंता होना। ठीक है, सोचना नहीं होता है, ना ही उसका मतलब कंफ्यूज होना होता है, उसका मतलब होता है आप किसी चीज के बारे में लगातार चिंताजनक होते जा रहे हो, यू आर वरिंग अबाउट समथिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब है शी डैश एन अर्ली डिनर लास्ट नाइट, बीते हुए दिन की बात हो रही है, तो उस टेंस के हिसाब से डालिए यहाँ पे, बीता हुआ दिन जो हो चुका है। शी डैश एन अर्ली डिनर लास्ट नाइट। She dash, she have an early dinner last night, she has an early dinner last night, she had an early dinner last night, more than one or none of the above. The right answer is she had. Had क्यों आएगा? लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं, तो ये कार्य पिछली रात को पूरा हो चुका है, तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा पास्ट टेंस है, जो कि आपका सिंपल पास्ट है, कि इसमें सेकेंड फॉर्म लग रही है। शी हैड एन अर्ली डिनर लास्ट नाइट, मोर देन वन क्यों नहीं है? लास्ट नाइट है, तो ये प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और शी है तो हैव लग नहीं सकता, शी एक ऐसी वर्ब है, शी ही इट, इसके साथ हैज ही लगता है, हैज या हैड लगता है, तो हैज नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट नाइट से हमें पता चल रहा है कि ये एक्शन जो है ये पिछली रात को खत्म हुआ था, अब नहीं हुआ है। हैज होता तो हैज प्रेजेंट, यानी कि आपके वर्तमान काल में लगता। ठीक है, लेकिन वर्तमान में तो है ही नहीं, पिछले दिन को बीत गया, तो हैड लगेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले 3 क्वेश्चंस के लिए करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स चूज करने हैं। व्हेन आई कॉल योर नेम, प्लीज डैश ऑफ द क्लास, प्लीज गोज आउट ऑफ द क्लास, प्लीज गॉन आउट ऑफ द क्लास, प्लीज गो आउट ऑफ द क्लास, मोर और नन। जब मैं तुम्हारा नाम लूं, कृपया करके क्लास से बाहर चले जाना। गोज, गॉन, गो, मोर देन वन और नन। When I take your name, when I call your name, please go out of the class. Goes भी नहीं आएगा, ठीक है, gone भी नहीं आएगा, past की बात है, tense हमारा present में चल रहा है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, we will be gone for a holiday next week, we will be going, we will go, we will be go, one, more than one or none. ऑप्शन सी, क्यों? वी विल बी गोइंग फॉर अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर है, विल लग रहा है इसका, हमें पता चल गया फ्यूचर है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस है। तो हम कौन सा टेंस के रूल पढ़ रहे हैं? हम फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है वर्ब के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी। द फूड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर डैश बी ईटन बाय रैट्स, जो रेफ्रिजरेटर के बाहर खाना पड़ा है वो चूहों द्वारा खा लिया जाएगा। ठीक है, इज
इज बी ईटन, इज के साथ बी लगता है, विल बी ईटन, शुड बी ईटन, खा लेना चाहिए चूहों को, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। वर्तमान काल की बात नहीं हो रही है, ये आपके भविष्य काल की बात हो रही है, तो कौन सा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा? Which helping verb will be used here? The right answer to this question is option B. The food outside the refrigerator will be eaten by the rats. चूहों द्वारा खा लिया जाएगा। गा गे गी will लगता है उसके साथ। Option B is the correct answer. What is the past tense of ring? इसीलिए मैंने आपको बोला था कि verbs की forms याद करनी है। याद है मैंने आपको क्लास में tenses वाली क्लास के इंट्रोडक्शन में ही बोला था verbs की forms याद करनी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। यहाँ पे उन्होंने पास्ट पूछा है, यानी कि आप सेकेंड फॉर्म ऑफ रिंग बताओगे। रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग, तो ये आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट टेंस यानी कि बेस फॉर्म बतानी है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रंग की फर्स्ट फॉर्म बतानी है। स्ट्रंग का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, किसी चीज से लटका हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म होगी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रंग, स्ट्रंग, सेकेंड फॉर्म भी स्ट्रंग, थर्ड फॉर्म भी स्ट्रंग, इसीलिए याद करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रोफेसी की वर्ब फॉर्म बतानी है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि ये एक्ट हो रहा है। प्रोफेसी इज अ नाउन, इस नाउन की वर्ब फॉर्म बतानी है। प्रोफेसी होता है भविष्यवाणी, तो अगर वो चीज कोई करे तो उसको हम क्या कहते हैं कि ही डैश अबाउट इट। प्रोफेसी, प्रोफेस, प्रोफेसाइज, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। प्रोफेसी की वर्ब फॉर्म यानी कि जिसमें हम कार्य करता हुआ दिखा रहे हैं किसी चीज को, वो होती है प्रोफेसाइज। ही प्रोफेसाइज दैट दिस विल हैपन, उसने ये भविष्यवाणी करी थी कि ये जरूर होगा। तो प्रोफेसाइज करना, ये आप एक एक्ट कर रहे हो, तो आपने एक नाउन की वर्ब फॉर्म, एक्ट कर रहे हो, प्रोफेसी कर रहे हो, आपने एक भविष्यवाणी दी है, तो वो प्रोफेसाइज कहलाता है। ठीक है, वो प्रोफेसाइज कहलाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। एक्शन कंटिन्यूटी में चल रहा है, प्रेजेंट में। तो जब प्रेजेंट में कंटिन्यूटी में एक्शन चल रहा हो और सिंस लगा हो, तो ये कौन सा टेंस कहलाता है? हैज बिन रेनिंग वाला। ये टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना? क्योंकि प्रेजेंट का जो परफेक्ट दिखाने के लिए हमारे पास हैज है, और कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन प्लस आईएनजी है। और इन दोनों को कौन शब्द जोड़ रहा है? क्लास में भी ऐसे ही कराया था, बीन, BEEN जोड़ रहा है। हैज बिन रेनिंग, इट हैज बिन रेनिंग। और जब सिंस वगैरह आ जाए ना, इसका मतलब ये जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, सिंस या फॉर आ जाए जहां पे। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो आपको एक्टिव से पैसिव सिखाया गया है, तो पैसिव का उल्टा कर दीजिए एक्टिव में आने के लिए। क्या दिया हुआ है? माई अपेंडिक्स वॉज टेकन आउट बाय माई डॉक्टर। मेरे डॉक्टर ने मेरी अपेंडिक्स, मेरे डॉक्टर के द्वारा मेरी अपेंडिक्स जो थी वो निकाल ली गई थी। अब इसको आपने सिंपल उसमें चेंज करना है। ठीक है,
तो पहले आप देखेंगे कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है यहाँ पे। टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट टेंस है। तो इसको कैसे करेंगे? माई डॉक्टर आगे आ जाएगा, माई डॉक्टर, क्योंकि जगह रिप्लेस होती है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की। माई डॉक्टर हैड टेकन आउट माई अपेंडिक्स, ये आपकी एक्टिव वॉइस में है और ये इन्होंने बाय दिया हुआ है, बाय से आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये आपका पैसिव वॉइस में था, ठीक है, यानी कि इसमें कार्य हो रहा है, ठीक है, इसमें कार्य किया जा रहा है। एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव में सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा होता है, ठीक है। तो बाय शब्द हमें दिखाता है कि ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ स्लीप? अब फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म बतानी है स्लीप की। स्लीप डैश डैश, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सोचेंगे। स्लीप, स्लीप्ड, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप्स। More than one, none of the above. Right answer is option B. Sleep, slept भी second form होती है और slept ही third form होती है। Sleep, slept, slept. Sleep, slept, slept. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्ट पार्टिसिपल। मैंने अभी बताया आपको पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉरगिव की थर्ड फॉर्म बतानी है, फॉरगिव की थर्ड फॉर्म बतानी है। फॉरगिव की थर्ड फॉर्म forgave, forgive, forgiven, more than one, none of the above. Forgive, forgave, forgiven, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड इज नोन एज द पास्ट पार्टिसिपल। तो आपकी थर्ड फॉर्म क्या है? फॉरगिवन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो वर्ब की फॉर्म सब लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। इसमें हमने सारे बीपीएससी के क्वेश्चंस जितने मेरे टॉपिक्स के अंडर थे हम लोग ने कवर करे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड, ताकि आप लोग की एक थरो प्रैक्टिस हो जाए, आप लोग को पता लग जाए क्वेश्चंस कैसे आते हैं 5-5 ऑप्शंस के साथ, ठीक है। तो ध्यान से पैसेज पढ़ना है, ध्यान से वर्ब्स की फॉर्म्स को याद करना है, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं अगर वर्ब्स की फॉर्म्स आपने क्लियर कर ली वहां पे, ठीक है। सो या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, विल सी ईच अदर सून, कभी ना कभी तो मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज प्रिपेयर। ये चीज थोड़ा अपने केयरलेसनेस के साथ नहीं लेनी है कि हाँ जी कोर्स ओवर तो पढ़ना बंद, पढ़ना रखना ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।